मेरे प्यारे भाइयों, सबको नमस्कार। आज शुरू करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग परिभाषा, अर्थ और उदाहरण सहित। उपसर्ग नहीं हुआ था तो उपसर्ग आज बात करते हैं। ठीक है। हमें ये पता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। इनमें से यौगिक शब्दों का निर्माण 3 तरह से होता है। उपसर्ग लगा करके, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। ठीक है भैया, किसके द्वारा होता है? उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग पढ़ने वाले भैया। क्या पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग। तो अतः हम उपसर्ग के यौगिक निर्माण करना सीखेंगे। चलिए, उपसर्ग क्या कहते हैं? उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। ठीक है। सृष्टि मतलब बनाना। ठीक है। यानी कि अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे प्रा और हार। ठीक है। मिलके क्या बनाते हैं? प्रहार। ठीक है। यानी प्रा क्या है? उपसर्ग है। और हार क्या है? मूल शब्द है या धातु है। और प्रहार क्या बन गए? एक यौगिक शब्द बन गया। तो प्रा क्या लगा इसमें? उपसर्ग लगा। क्या लगा भैया? उपसर्ग। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये काम आप लोग कर दीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं, आपको सिखाते हैं कि उपसर्ग कैसे होता है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें हमको हमारे साथ सीखने को मिलेंगी। चलिए, ऐसे वाक्यांश जो शब्दों की शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है। उन शब्दों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स बोलते हैं उपसर्ग को। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है बताया दिया। एक बार फिर से, जो वाक्यांश शब्दों की शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपसर्ग। उपसर्ग कितने चीज पर बना होता है? 2 शब्दों से, उप और सर्ग। सर्ग मतलब बनाना, उप मतलब समीप। ठीक है। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कितने होते हैं? 13। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं? 22 होते हैं भैया। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, और हिंदी में होते हैं 13। उपसर्ग की परिभाषा आपको हो ही चुकी। ठीक है। फिर चलिए, उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का अर्थ भी आपको बता दिया। उपसर्ग यानी कि एक नए शब्द के बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उपसर्ग का अर्थ है। ठीक है। जैसे आहार। तो आ क्या है? उपसर्ग है। हार क्या है? धातु है। मिलकर के क्या बन गए? आहार। समहार, संहार, विहार, विहार। ठीक है। तो ऐसे करके आगे जो शब्द लगे वो क्या करें? आगे वाले शब्द वाक्य का अर्थ बदल देंगे। ठीक है। चलिए, उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं। आ धन छूटा, अछूता। अन धन पढ़, अनपढ़। भर धन पेट, भर पेट। अध धन पका, अध पका। बिन प्लस बादल, बिन बादल। सम धन तल, समतल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है? उदाहरण है कि इनमें जो आगे वाला पद है, मैं आपको बताऊं, आ, अन, अध, सम, अन, भर, बिन, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। क्या भैया? उपसर्ग हैं, जिनकी वजह से ये नए यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं उपसर्ग की पहचान। यहाँ पे देखें, परलोक, पर धन लोक, पर धन लोक। तो यहाँ पे जो पर है, पर क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। पर क्या है? उपसर्ग है। पराजय, तो परा धन जय, तो परा क्या है? उपसर्ग है। अन धन मोल, अनमोल, तो ये क्या है? प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है। चलिए, कुछ शब्दों में पूर्व एक से अधिक
उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं, जैसे प्रति अपवाद या प्रत्यपवाद, समालोचन, सम आलोचन, ठीक है, व्याकरण व्याकरण, व्यवहार व्यवहार। तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों, ठीक है, प्रति और अप, सम और आ, वी और आ, विधन औ, ये दोनों क्या हैं, उपसर्ग हैं। क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो कभी कभी शब्दों में एक से अधिक भी उपसर्ग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, उपसर्ग का वर्गीकरण। तो उपसर्ग के वर्गीकरण में हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, अरबी हिंदू फारसी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव शब्द भी होते हैं। तो यानी उपसर्ग कोई निश्चित संख्या नहीं है। जो संख्याएं दी जा रही हैं वो किसके आधार पर है, उपयोग के आधार पर है। किसके आधार पर है, उपयोग के आधार पर, ठीक है। चलिए हिंदी उपसर्ग शुरू करते हैं, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण ही पढ़ रहे हैं। हिंदी उपसर्ग, हिंदी में उपसर्गों की संख्या भैया कितनी होती है, 13 होती है। कौन कौन से, आ, अन, का, कु, दू, नी, ओ, औ, बर, सु, अध, उन, पर, बिन। तो इनको याद कर लीजिएगा आप कि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, आ, अन, का, कु, दी, नी, औ, औ। चाहे ऐसे औ लिखें चाहे ऐसे औ लिखें, ठीक है दोनों औ ही, ठीक है। आ, अन, का, कु, दी, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, ठीक है। ये 13 के 13 उपसर्ग आपको याद करने हैं। चलिए इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है। आ से अभाव, आ से अभाव। अभाव का मतलब क्या होता है, जो निषेध हो, जिसकी कमी हो जाए, ठीक है। अछूता, अथाह, अटल, अध, अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अध कचरा, ठीक है। अध का मतलब इसका अर्थ होता है आधा, ठीक है। अर्थ भी लिखा है, अर्थ भी है और उसका उदाहरण भी है। चलिए अगला, अन, अन का मतलब क्या होता है, अभाव या निषेध। अनमोल, अनबन, अनपढ़, ठीक है। अनगिनत, अनगिनत। चलिए उन, उन का मतलब एक कम। तो 29, 59, 69, 39, ठीक है, एक कम के लिए होता है। ओ सॉरी औ, औ कब लगता है, जब हीन हो या निषेध हो उसके लिए, यानी कि अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान, ठीक है। तो ये क्या है, हीन या निषेध के लिए होता है। पिक्का यानी बुरा और हीन के लिए, कपूत, कचोट, ठीक है। पिक्कू के लिए, कु यानी कि बुरा, तो कुचला, कुचैला, कुचक्र, ठीक है। कुपात, ठीक है। कुजात, कुजात। यहाँ पे कु क्या है, बुरे के लिए है, ठीक है। फिर दू, कम या बुरा या दो तीन, दो के लिए, यानी दुबारा, दुलारा, दुधारू, दुआरू, दुरंगा, दुलत्ती, दुभाषीय, ये क्या है, इसके उदाहरण है। फिर नी, नी के, नी यानी कि कमी के लिए, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, ये क्या है, कमी के लिए है, ठीक है। इसके बाद पर के लिए, पर यानी दूसरा या बाद का, तो परलोक, पराया के लिए, ठीक है। ये सब समझ सकते हैं, पराया दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए। तो परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, ठीक है, ये क्या है, इसके उदाहरण है। बिन यानी बिना और निषेध के लिए, तो निब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। फिर भर, भर का मतलब पूरा, तो भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु यानी कि अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, ठीक है। तो ये उपसर्ग हैं, 13 उपसर्ग हैं, 13 अर्थ हैं। तो इनके अर्थ और शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हिंदी में अन्य उपसर्ग के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप, आप का अर्थ क्या होता है, स्वयं, यानी कि आप जैसी, आप सुनी, आप बीती, ठीक है।
उन, ऊंचा, उजड़ना, उचक्का, उसरी। ठीक है। अव यानी बुरा और नीचे के लिए, अवगुण, अवसर, अवतार, अवचक, औरत। ठीक है। फिर का के लिए यानी कि नीचे बुरा, नीच या बुरा के लिए, कायर, काजल। ठीक है। कायर और काजल, नीच और बुरे के लिए। कलंक, कलंक, चिर यानी देर तक, तो देर तक के लिए चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय तक। चिरायु यानी कि बहुत आयु का। चिर परिचित, चिरंजीवी। ठीक है, बहुत जीने वाला चिरंजीवी होता है। तो देर तक के लिए यानी कि बहुत समय के लिए अगर होगा तो चिर लगेगा। फिर चो, चौ यानी चार के लिए चौ का प्रयोग किया जाता है, चौ उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे चौराहा यानी कि चार राहें, चौमासा यानी कि चार मास, चौमुखी यानी कि चारों मुखी। ठीक है। चौमुखी, चौगुना यानी चार गुना, चौपाई यानी कि चार। ठीक है। तो चार के लिए अगर प्रयोग होगा तो क्या होता है, चार के लिए चौ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। फिर तीन के लिए ति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तिराहा, तिकोना, तिपाई, तिरंगा, तिगुना, तिपैया। ठीक है। अभाव के लिए न उपसर्ग। ठीक है। नकुल। ठीक है, नकुल। फिर विभिन्न के लिए नाना का प्रयोग करेंगे, नाना प्रकार, नाना स्वरूप। ठीक है। नाना प्रकार के फल। तो विभिन्न के लिए भैया क्या उपसर्ग प्रयोग करेंगे, नाना। फिर पच, पच उपसर्ग पांच के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पंचरंगा, पंचमेल, पंचमढ़ी। ठीक है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ठीक है। पंचायती, पंच, गांव में पंच होते हैं ना, सरपंच। ठीक है। पंच, पंच का मतलब पांच। फिर बहु, बहुत के लिए यानी बहुवचन, बहुमूल्य, बहुरत्न, बहुरत्न, बहुधा, बहुधा। ये सब क्या है, बहु उपसर्ग से बने हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सा से यानी कि अच्छा, सपूत, सहित, समान। सम, सम उपसर्ग बराबर के लिए लगता है, समतल, समकोण, समकक्ष, समकालीन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ उपसर्ग का प्रयोग समास में भी होता है। उदाहरण के लिए तिराहा, तीन रास्तों का संगम क्या कहलाता है, तिराहा। इसमें प्रथम पद ती क्या है, संख्यावाची है। क्या है, संख्यावाची है। और यही पद क्या है, प्रधान है। तो क्या होता है, द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास। ठीक है। चलिए हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः तीन भेद हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। ठीक है। तद्भव उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग और आगत उपसर्ग। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें कि तत्सम उपसर्ग, एक मिनट, तत्सम उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, तत्सम उपसर्ग। चलिए तत्सम उपसर्ग। ठीक है। जैसे कि अधिकार, अधिकार। तो यहाँ पे जो अधि है वो संस्कृत और हिंदी भाषा में समान रूप से है। आगम यानी बड़ा आ, बड़ा संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। ये क्या है, तत्सम है। तद्भव, ये मूलतः संस्कृत से विकसित होते हैं और इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है। यानी अटल, आधन टल यानी आ। ठीक है। का उपसर्ग यानी कपूत, कचोट। ठीक है। चलिए आगे आगत उपसर्ग। आगत यानी कि किसी विदेशी भाषा के साथ आए हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, आगत उपसर्ग। ठीक है। जैसे बद दिमाग, खुश मिजाज। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फारसी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्दों के उदाहरण देख लीजिए। अति,
अति का अर्थ क्या होता है? जब अधिक होता है तो कहते हैं ना अति हो गई है अब तो, ठीक है, अब क्या हो गई है? अति हो गई है। अति का मतलब बहुत ज्यादा हो गया यानी अधिक हो गया है। तो इसका अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक, ठीक है। फिर अधि, अधि का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ के लिए या ऊपर के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण। फिर अनु उपसर्ग, अनु किसके लिए होता है? पीछे या समान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अनुचर। अनुचर मतलब, अनुचर किसे बोलते हैं? जो हमारी सेवा करता है उसे बोलते हैं अनुचर, ठीक है। या चपरासी आप समझ सकते हो, चपरासी को बोलते हैं, चपरासी, ठीक है। चपरासी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। अनुचर, अन्वय, अनुसार, अनुभव, तो समान और पीछे के लिए बोलते हैं। आगे अप, अप उपसर्ग किसके लिए लगता है? बुरा और हीन के लिए, यानी अपमान, अपयश, अपव्यय, अपशगुन। तो अप किसके लगे लगा? बुरा और हीन के लिए, ठीक है। आ उपसर्ग, आ किसके लिए लगता है? नहीं के लिए, ठीक है। कहीं पर भी जैसे हिंसा है, हिंसा में अगर हम आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अहिंसा। क्या बन जाएगा? अहिंसा। तो आ क्या है? नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है। अहिंसा, अमर, अधर्म, अन्याय, ठीक है। अनगिनत, अनगिनत यानी जिसकी गिनती ना की जा सके। तो नहीं के लिए क्या किया जाता है? आ का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर सामने और के लिए है तो उसके लिए कौन सा उपसर्ग लगेगा? अभि लगेगा। अभियोग, अभिमान, अभिलाषा, अभिनव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा आ उपसर्ग के रूप में कब लगता है? जब पूर्ण होता है। आगम यानी कि आना एकदम कंफर्म है, ठीक है। आगम, आजन्म, आचरण, ठीक है। ये क्या है? पूर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है बड़ा। फिर इसके बाद उत, उत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऊंचा और श्रेष्ठ के लिए। उत्कर्ष, उत्थान, उत्तम, उत्तेजना, ठीक है। ये उत किसके लिए भैया? ऊंचा और श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए? ऊंचा और श्रेष्ठ के लिए। चलिए आगे। दुर, दुर किसके लिए होता है? बुरा और कठिन के लिए होता है। और याद रखिएगा ये तीन, सॉरी ये दो है, दुर और निर, ठीक है। चार होते हैं, चार में जो हलंत लगा होता है वो लगा होता है, बाकी किसी में हलंत नहीं होता। तो याद रखिएगा दुर और निर है, आगे और भी आएंगे, ठीक है। दो, तो दुर में क्या है? बुरा और कठिन के लिए होता है, यानी दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल, दुराचार। फिर इसके बाद निर के लिए, यानी निर का अर्थ क्या होता है? रहित नहीं, ठीक है। रहित नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी निर्भय, निर्दोष, निर्गुण, निर्विकार, ठीक है। फिर अगर नीचे और निषेध है तो नीचे और निषेध के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग नि प्रयोग किया जाता है। निचला, निषेध, निबंध, निवास, ठीक है। इसके अलावा परा, परा उपसर्ग विपरीत और नाश के लिए प्रयोग किया था। पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, ठीक है। और प्रति उपसर्ग किसके लिए प्रयोग किया था? और विरोध के लिए किया जाता है, जैसे प्रतिकूल, ध्वनि, प्रतिध्वनि, ठीक है। प्रत्यागमन। फिर परि उपसर्ग किसके लिए प्रयोग किया था? चारों ओर के लिए। पर्यावरण, परिधन, आवरण, पर्यावरण। परिणाम, परिधन, परिवर्तन, परिक्रमा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर चारों ओर की बात की जाएगी तो परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। फिर प्रा उपसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है? जब अधिक होता है उसके लिए प्रा का। प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रताप, प्रबल, प्रस्ताव, ठीक है। प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। चलिए संस्कृत भाषा के उपसर्ग के रूप में बात करते हैं। कु, कु मतलब बुरा, ठीक है। कु का अर्थ क्या होता है? जब बुरा होता है तो बुरा के लिए हम क्या करते हैं? कु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, यानी कुकर्म कहते हैं ना, कुकर्म मत करो। कुकर्म यानी कि बुरा कर्म, ठीक है। कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र। कुरूप यानी कि बुरा रूप, ठीक है। सु यानी कि अच्छा के लिए प्रयोग किया जाता है। सुकर्म, सुपुत्र, सुपात्र, सुरूप, ठीक है। सुमाता, ठीक है। फिर पूरा शब्द, पूरा उपसर्ग किसके लिए? आगे के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है प्रयोग? आगे, या श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ के लिए। जैसे कि पुरोहित, पुरस्कार, ठीक है। पुरोहित, पुरस्कार,
फिर पुनः, पुनः का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फिर के लिए, यानी पुनर्जन्म, यानी फिर से उसका जन्म हुआ। पूरा आगमन, यानी कि फिर से उसका आगमन हुआ। ठीक है। चिर, चिर उपसर्ग किसके लिए? देर और बहुत के लिए किया जाता है, यानी कि जो बहुत समय तक रहे उसे हम चिर बोलते हैं। जैसे चिर महान, चिर महान यानी कि लंबे समय तक महान बना रहा। चिर रत्न यानी कि बहुत लंबे समय तक। चिरकाल, चिरायु। ठीक है। फिर सत, सॉरी सा का प्रयोग कब किया जाता है? सहित के लिए। किसके लिए? सहित के लिए। सजल यानी जल सहित। सहर्ष यानी हर्ष सहित। ठीक है। तो सा का प्रयोग किसके लिए होता है? सहित के लिए होता है, सा उपसर्ग। फिर सत उपसर्ग किसके लिए प्रयोग होता है? तो अच्छा के लिए, यानी सत्कार, सज्जन, सत्कार्य। ठीक है। तो सत का प्रयोग किया जाता है अच्छा के लिए। फिर अभी, अभी किसके लिए प्रयोग किया जाता है भैया? प्रकट करने के लिए। किसके लिए? प्रकट। आविर्भाव, अपने भाव प्रकट करने के लिए। आविष्कार, कुछ नई चीज खोजने के लिए। यानी कि अगर जहां पे प्रकट वाली बात आएगी तो प्रकट के लिए हम क्या? अभी उपसर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अभी। चलिए तद्भव, तद्भव उपसर्ग के उदाहरण। तद्भव के लिए उ का प्रयोग कब किया जाता है? जब अभाव होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब उजाड़, उनींद। ठीक है जी। नींद का क्या है? अभाव है। फिर इसके बाद का किसके लिए किया जाता है भैया? तो जब बुरा होता है तो बुरे के लिए हम का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कपूत। ठीक है। कपूत, कचोट, कचोट। ठीक है। तो यहाँ पे का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नी का मतलब बिना, बिना के लिए प्रयोग किया जाता है। निहत्था यानी कि हथियार के बिना। निकम्मा यानी कि बिना काम के। ठीक है। फिर निडर यानी बिना डरे। ठीक है। तो बिना शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तद्भव उपसर्ग नी का प्रयोग किया जाता है। फिर भर, भर किसके लिए किया जाता है? पूरा के लिए। पेट भर, भर मार। ठीक है। भर सक, तो अगर पूरा प्रयास किया जाए, जैसे कि कहें भरसक प्रयास किया, तो भरसक यानी कि भर, यानी कि पूरे मन से उसने प्रयास किया लेकिन काम हुआ या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो अगर पूरा की बात की जाएगी तो भर का प्रयोग किया जाएगा, भर उपसर्ग लगाया जाएगा। ठीक है। फिर अन, अन उपसर्ग किसके लिए लगाया जाता है? अभाव के लिए लगाया जाता है भैया। जैसे कि अनबन, अनपढ़, अनशन। ठीक है। इनमें क्या लगा है? उपसर्ग अन लगा है। तो अन किसके लिए लगाया जाता है? अभाव के लिए लगाया जाता है। किसके लिए भैया लगाया जाता है? अभाव के लिए। फिर उन, उन किसके लिए होता है? कम के लिए होता है, यानी 29, 29, 39, 49। ठीक है। 69। तो जब कम की बात की जाएगी तो उन का प्रयोग किया जाता है। फिर दु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है जब दो होते हैं। दुगुना, दुभाषिया, दुपहिया, दुपहिया। ठीक है। तो यानी कि दु का प्रयोग किसके लिए होता है? दो के लिए होता है। ठीक है। चलिए अध, अध का मतलब आधा, अध जल, अध जला, अध मरा, अध पका। ठीक है। तो यहाँ पे आधे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। फिर इसके बाद विदेशी या आगत उपसर्ग की उदाहरण। ठीक है। विदेशी या आगत यानी कि जो विदेश से आए हैं उनके लिए क्या उपसर्ग लगता है? चलिए शुरू करते हैं। जैसे थोड़ा है, थोड़ा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो थोड़ा अगर है, थोड़ा कम उपसर्ग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कमजोर, कमबख्त, कमसिन। ठीक है। तो क्या होता है? थोड़ा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर अच्छा है तो अच्छा के लिए क्या उपसर्ग लगेगा? खुश, खुशबूदार, खुद किस्मत, खुश दिल। ठीक है। फिर के साथ, के साथ। ठीक है। अगर के साथ के लिए तो बा का प्रयोग करेंगे। बकायादार, बकाया, बकायादार, बकायदा, वजूद। ठीक है। बा अदब। तो बा किसके लिए होता है? के साथ के लिए होता है। ठीक है। चलिए आगे। दर के लिए क्या करते हैं? दर किसके लिए लगाया जाता है? मे के लिए, मे। ठीक है। दर उपसर्ग मे के लिए लगाया जाता है, यानी दर असल, दर असल। ठीक है। दर हकीकत। ठीक है। तो यहाँ पे दर उपसर्ग लगा है तो किसके लिए लगा है? मे के लिए लगा है। ठीक है।
ना उपसर्ग किसके लिए लगता है भैया? निषेध में लगता है। किसमें लगता है? निषेध में। नाराज, नापसंद, नालायक। ठीक है। अब इसके अलावा ला उपसर्ग किसके लिए लगता है भैया? तो रहित के लिए लगता है। रहित यानी कि उसके बिना, यानी लापता, लाचार, लाजवाब। ठीक है। फिर सर उपसर्ग किसके लिए लगता है भैया? तो मुख्य के लिए लगता है। सरहद, सरताज, सरपंच। ठीक है, सरपंच। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सर किसके लिए? मुख्य के लिए लगा है। ठीक है। फिर साथ के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं। हम वतन, हम उम्र, हम उम्र, हम दर्द। ठीक है, तो हम का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हर, हर उपसर्ग के लिए हम प्रति के अर्थ से प्रयोग करते हैं। अगर प्रति है, प्रति के लिए हर का प्रयोग करेंगे। हर आदमी, हर साल, हर रोज, हर एक। ठीक है, तो ऐसे अगर होंगे हर का प्रयोग करते हैं, वह प्रति व्यक्ति के लिए करते हैं, यानी प्रति वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है। फिर बे उपसर्ग किसके लिए प्रयोग होता है? रहित के लिए। बेसमझ, बेईमान, बेजान, बेचैन। ठीक है, प्रयोग करते हैं। फिर गैर, गैर उपसर्ग किसके लिए होता है? निषेध के लिए होता है भैया। किसके लिए होता है? निषेध के लिए होता है। गैर जरूरी, गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर कौम। ठीक है, तो ये किसके लिए है? गैर किसके लिए? निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको सारे उपसर्ग ऐसे याद कर लेने हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग किसके होते हैं भैया? संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं भैया। कितने होते हैं? 22। अति, अधि, अनु, अन, अप, अपि, अभि, औ, आ, औत, अद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु। ठीक है, ये कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं भैया? 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, तो संस्कृत में कितने होते हैं? तो अर्थ सहित आपको बताते हैं। टोटल 22 होते हैं। तो पहला अति उपसर्ग, कौन सा भैया? अति उपसर्ग। ठीक है, तो अति उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो अति में क्या है? अति का मतलब क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक, यानी अधिक। ठीक है, परे, उस पार, ऊपर। ठीक है, इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं भैया। किसके लिए? अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अधिक, परे, उस पार और ऊपर के लिए। तो उदाहरण क्या है? जैसे अतिशय, अतिरेक, अतिमानव, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अत्यधिक। ठीक है, तो यानी अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, आदि उपसर्ग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऊपर और श्रेष्ठ के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऊपर और श्रेष्ठ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आदि के लिए। अधिकार, अधिकार यानी कि ऊपर है सबसे। ठीक है, अधिकरण, अधिकार, अधिगम, अधिनायक, अधिपति, अधिसूचना, अधीन, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यादेश, अध्यापन। ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है और ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग किसके लिए लगता है? तो पीछे और समान के लिए। किसके लिए लगता है? पीछे और समान के लिए हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं भैया। किसका प्रयोग करते हैं? अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। ठीक है, उदाहरण क्या है देख लेते हैं। अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुच्छेद, अनुज, अनुताप, अनुदान, अनुभव, अनुमोदन, अनुराग, अनुवाद, अनुसार, अनव्य। ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं इनके लिए। अन उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो अन अभाव या रहित के लिए करते हैं। अनादि, अत्यंत, अनेक। ठीक है, अनादि, अत्यंत, अनेक का प्रयोग करते हैं। फिर अप उपसर्ग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अप बुरा और हीन के लिए प्रयोग किया जाता है। अप अपमान। ठीक है, अपकार, अपशगुन। ठीक है, तो आकर्ष, अपमान, अपकार, अशगुन। ठीक है, अपयश, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अव्यय, कर्ष, शब्द, अपभ्रंश। ठीक है, यानी कि बुरा और हीन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? बुरा या हीन के लिए। ठीक है, इसके बाद अपि उपसर्ग। अपि उपसर्ग किसके लिए होता है? आवरण या आच्छादन के लिए। किसके लिए?
आवरण या आच्छादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अपिधान, ठीक है, अपिधान। फिर अभि उपसर्ग किसके लिए होता है भैया? सामने और चारों ओर या पास के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अभिनंदन, अभिलाष, अभिमुख, अभिनय, अभ्युत्थान, अभ्युदय, अभिमान, अभिसार, अभिप्राय, अभिमान, ठीक है, अभिज्ञान। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अभि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अव उपसर्ग, अव उपसर्ग किसके लिए होता है? हीन और नीच के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? हीन और नीच के लिए प्रयोग किया जाता है अव उपसर्ग। अवगणना, अवतरण, अवकृपा, अवगुण, अवसाद, अवगत, अवकाश, अवसर, अवलोकन, ठीक है, अवस्था, अवज्ञा। तो अव उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। फिर आ उपसर्ग किसके लिए लगता है? तक या समेत के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भैया? तक या समेत के लिए। आकंठ, आजन्म, आरक्त, आगमन, आदान, आक्रमण, आकलन, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। फिर उत उपसर्ग किसके लिए प्रयोग करते हैं? ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊपर के लिए हम उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उत्पन्न, उत्पत्ति, उन्नति, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्थान, उत्कंठता, उल्लेख, उन्मत्त, उपसर्ग, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत का प्रयोग करते हैं, ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊपर के लिए। फिर और उद उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है भैया? तो उद उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है ऊपर और उत्कर्ष के लिए, यानी कि ऊपर के लिए प्रयोग करेंगे। उद्गम, उत्कर्ष भी है इसी का उदाहरण। उद्भव, उदिज्य, उद्घाटन, उद्बोधन, ठीक है। तो ये उद क्या है? ऊपर और ऊपर के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर अप उपसर्ग किसके लिए होता है? निकट या सदृश या गौण के लिए। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपाध्यक्ष, उपदिशा, उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र, यानी निकट के लिए, ठीक है, सादृश्य के लिए। फिर दूर या दुस, दूर या दुस किसके लिए प्रयोग करता है? मुक्तः दू होता है, ठीक है। संधि के पश्चात क्या हो जाता है? दूर, दुस, 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 ठीक है, आदि उपसर्ग बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बुरा, इसके बुरा और कठिन के लिए प्रयोग किया जाता है दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्गति, दुर्योधन, दुर्गंध, दुर्भावना, दुशासन, ठीक है, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्चरित्र, दुअश, ठीक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? दुर या दुष् का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद नि उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भैया? तो निषेध और अधिक या नीचे के लिए किया जाता है, ठीक है। निषेध अधिकता और नीचे के लिए किया जाता है, जैसे निवारण, निपात, नियोग, निषेध, निगमन, निमग्न, निजामी, निकामी, निजोर, निगूढ़, निष्ठा, निरोध, निकर, निज, निबंध, निर्देशक, नियंत्रण, नियुक्ति, निलंबन, निगम, निधन, निवास, निदान, निपुण, नियोजन, ठीक है। ये क्या है? नि उपसर्ग द्वारा बने यौगिक शब्द हैं। और नि की उपसर्ग किसके लिए लगता है? निषेध, अधिकता और नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निर या निस उपसर्ग यानी कि नि का प्रयोग कब होता है? तो जब बिना, बाहर, निषेध, रहित और पूरा विपरीत, इनके लिए नि का प्रयोग करते हैं। निरंजन, निराशा, निरंतर, निरपराध, निरस्त, निराकार, निरादर, निराधार, निराश्रय, निरुत्साह, निरुपाय, निरोग, निर्गुण, निर्जल, निर्णय, निर्दोष, निर्बल, निर्भीक, निर्मम, निर्यात, निर्वाह, ठीक है। निस के लिए निशार, निस्तार, ठीक है, निश्चय, निश्चय, निषेध, निष्फल, निष्पाप, निशेष, ठीक है। तो इस प्रकार से निस और निर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए परि, परि किसके लिए होता है? आस पास या चारों ओर के लिए प्रयोग किया जाता है। परि उपसर्ग के उदाहरण क्या है? परिपाक, परिपूर्ण, परिमित, परिश्रम, परिवार, परिजन, परिक्रम, परिणाम, परिवर्तन, परिकल्पना, परिधान, परितोष, परिणय, परमार्जन, परिसर,
परिज्ञान, परिधि, पर्याप्त। ठीक है, ये क्या है? परि उपसर्ग द्वारा निर्मित यौगिक शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रा के द्वारा यानी प्रा से अधिक या आगे के लिए लगाया था। प्रकोप, प्रबल, प्रपिता, प्रख्यात, प्रबंध, प्रगति, प्रचुर, प्रसिद्धि, प्रपौत्र, प्रभाव, प्रचार, प्रणीत, प्रदान, प्रगाढ़, प्रमाद, प्रणयन, प्रगीत, प्रस्तुत, प्रमुख, प्रास्थान, प्रकृति। ठीक है, ये क्या है? प्रा उपसर्ग द्वारा निर्मित शब्द हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रति उपसर्ग यानी प्रति का मतलब उल्टा, सामने या हर एक के लिए। प्रति उपसर्ग का उदाहरण प्रति, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। ठीक है, प्रतिघात, प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिबद्ध, प्रतिरूप, प्रतिवर्ष, प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिहिंसा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रत्येक। ठीक है, तो प्रति द्वारा, प्रति उपसर्ग द्वारा निर्मित शब्द है। प्रति किसके लिए? उल्टा, सामने और हर एक के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है जब विभिन्न हो या विशेष हो, उसके लिए हम वि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे विकार, विकार, विक्रम, विख्यात, विघट, विजय, विज्ञान, वितान, विजर्व। ठीक है, विदेश, विधवा, विधान, विन्नति, विनय, विनाश, विपक्ष, विपाक, विफल, विभेद, वियोग, विलाप, विलोचन, विवादवी, विशेष, विसंगति, विस्मरण, विहार। ठीक है, यहाँ पे वि उपसर्ग प्रयोग किया गया है इसके लिए विभिन्न और विशेष के लिए। फिर इसके बाद सम, सम उपसर्ग किसके लिए होता है? उत्तम के लिए। किसके लिए? उत्तम के लिए, समान के लिए, साथ के लिए। ठीक है, पूर्ण के लिए, पूर्ण के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे संकीर्ण, संगत, संगम, संगम, संगीत, संघट्य, संचय, संचार, संजय, संज्ञा, संतुष्ट, संतोष, संधान, संपर्क, संबंध, संभव, संभव, संयम, संयोग, संवहन, संस्कार, संस्कृत, संहार, संदेश, समाचार, संपूर्ण, सम्मान, सम्मुख, सम्मोह। ठीक है, सम है। ठीक है, उत्तम, साथ और पूर्ण के लिए सम का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। फिर उ उपसर्ग का प्रयोग उ किसके लिए? अच्छा और अधिक के लिए। ठीक है, सु, सु उपसर्ग किसके लिए होता है? तो अच्छा और अधिक के लिए। सुकर्म, सुकृत्य, सुगंध, सुगंध, सुगति, सुगम, सुग्रास, सुचरित्र, सुजन, परिचित, सुपात्र, सुपुत्र, सुभाषित, सुमन, सुमार्ग, सुलभ, सुशिक्षित, सुशील। ठीक है, स्वल्प। ठीक है, ये क्या है? सु उपसर्ग द्वारा निर्मित है। ठीक है, फिर इसके बाद अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसमें कितने उपसर्ग होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं भैया। कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए इनको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे कि अल। ठीक है, अल किसके बोलते हैं? यानी कि निश्चित के लिए। ठीक है, किसके लिए? निश्चित के लिए। अलबत्ता, अलगरज। ठीक है, यानी निश्चित है तुम्हारी गरज होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा कम, कम यानी थोड़ा हीन के लिए। कमजोर, कम वक्त, कम अकल। खुश, खुश किसके लिए होता है? अच्छा के लिए, यानी खुश नसीब। ठीक है, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। ठीक है, अच्छा के लिए होता है। फिर गैर, गैर उपसर्ग निषेध के लिए होता है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ठीक है, दर यानी में के लिए होता है। दरअसल, दरअसल में, हकीकत में। ठीक है, तो यानी में के लिए हम दर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? दर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद अभाव, अभाव के लिए ना उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ना पसंद, ना समझ, ना लायक, नाराज। ठीक है, फिल उपसर्ग किसके लिए होता है? में के लिए होता है। फिलहाल में, ठीक है, बोलते हैं ना फिलहाल में, तो यानी फिलहाल, तो में के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फी किसके लिए होता है? प्रति के लिए। फी आदमी, ठीक है, यानी प्रति आदमी। बा किसके लिए होता है? और अनुसार के लिए होता है। बदनाम, बदनाम, बादौलत, बदसूरत, बगैर। ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद बद का प्रयोग, बद का प्रयोग कहाँ पे होता है भैया?
तो बद का बुरा के लिए होता है, किसके लिए होता है? बुरा के लिए। बदमाश, बदमाश बुरा ही तो होता है, अच्छा होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, ठीक है। बदनाम यानी जिसका नाम बदनाम हो, उसे बदनाम करने का क्या फायदा, जिसका नाम पहले से ही बदनाम हो। तो उस पर कीचड़ कभी मत उछालना जिस पर दुनिया पहले से कीचड़ उछाल रही हो, ठीक है। चलिए आगे। बर, बर उपसर्ग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर के लिए, पर के लिए, बाहर के लिए। किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? बर के लिए, ठीक है। दरदास्त, बर्खास्त, ठीक है। इसके अलावा बा, केवल बा किसके लिए प्रयोग किया था? साहित्य के लिए। बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, ठीक है। बे यानी बिना के लिए, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, ठीक है। तो बिना के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल, बिल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिल के साथ के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? के साथ, यानी बिल आखिर, बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके अलावा बिला, बिला किसके लिए? बिना के लिए प्रयोग किया जाता है। बिला वजह, बिलाशय, ठीक है। ला किसके लिए? रहित के लिए, यानी लापरवाह, लाचार, लावारिश, लाजवाब, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सर, सर किसके लिए? मुख्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ठीक है। चलिए हम किसके लिए? समान, साथ वाले के लिए प्रयोग करेंगे। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदर्द, ठीक है। फिर हर के लिए, हर यानी प्रत्येक के लिए, तो प्रत्येक के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार, ठीक है। प्रत्येक के लिए प्रयोग हो जाए। अंग्रेजी के उपसर्गों को भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है भैया? 6 होती है। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ठीक है। कितने उपसर्ग होते हैं? 6 उपसर्ग की संख्या होती है, ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के उपसर्गों में कितने होती हैं? 6, ठीक है। 6 उपसर्ग होते हैं। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड, ठीक है। जैसे कि सब, सब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अधीन या नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। कहेंगे सब जज, यानी कि जज के नीचे काम करने वाला, ठीक है। सब कमेटी, कमेटी के नीचे काम करने वाली। सब इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर के नीचे काम करने वाला सब इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर इसके अलावा डिप्टी, डिप्टी किसके लिए होता है? सहायक के लिए होता है। कहेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर यानी कलेक्टर का सहायक, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। तो डिप्टी का मतलब क्या होता है? सहायक के लिए प्रयोग किया जाता है डिप्टी शब्द, ठीक है। वाइस, वाइस किसके लिए? सहायक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले के टाइम पर क्या होते थे अंग्रेजों के? वायस राय क्या होते थे? क्या होते थे? वायस राय होया करते थे, ठीक है। वाइस चांसलर अभी भी जर्मनी में है, जर्मनी में वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, हर देश में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उप का भी प्रयोग बोल सकते हैं कि उप का प्रयोग हुआ है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद जनरल, जनरल का मतलब होता है प्रधान, प्रधान के लिए जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल, ठीक है। तो जनरल का मतलब क्या होता है? प्रधान के लिए जब प्रयोग किया जाता है, यानी प्रमुख के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल, ठीक है। चलिए फिर चीफ, चीफ किसके लिए? प्रमुख के लिए प्रयोग किया जाता है। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो चीफ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रमुख के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हेड, हेड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मुख्य के लिए प्रयोग किया जाता है। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ठीक है। तो हेड का प्रयोग हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद उपसर्ग में समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव शब्द, ठीक है। समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव शब्द तो कौन से? जैसे कि अध, अध उपसर्ग किसके लिए होता है? नीचे के लिए होता है। नीचे के लिए होता है, किसके लिए? नीचे के लिए। जैसे कि अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, ठीक है। आधा लिखा, ठीक है। आधा भी बोल सकते हैं, अध का मतलब आधा, ठीक है। आधा या नीचे, ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। फिर इसके अलावा अतः, अंततः, अंतः, अंतः का मतलब भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशी, यानी कि भीतर के लिए, यानी कि अंदर के लिए बात की जा रही है, ठीक है। आ किसके लिए होता है? आभाव के लिए होता है। अशोक, ठीक है। अकाल, अनीति,
ठीक है, यानी कि अभाव है। नीच, चिर किसके लिए होता है? बहुत देर के लिए। चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु, ठीक है, तो यानी कि बहुत समय के लिए। फिर इसके बाद पुरः, पुरः किसके लिए होता है? सॉरी, पुनः, पुनः या फिर के लिए। पुनर्जन्म, पुनर्लेख, पुनर्जीवन, ठीक है, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बोलते हैं ना पुनर्जीवन मिला, या किसी का पुनर्जन्म हुआ है यानी कि दोबारा जन्म हुआ, तो फिर से अगर होता है तो उसके लिए पुनर् का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद बहिर का प्रयोग यानी बाहर का प्रयोग, तो बहिर्गमन, बहिर्जगत, ठीक है, बहिर्जात, ठीक है, तो ये क्या है? बाहर के लिए प्रयोग किया था। सत्य यानी सच्चा के लिए प्रयोग किया था। सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा, पूरा किसके लिए प्रयोग किया था? पुरातन के लिए यानी पुरातत्व, पुराव्रत, ठीक है, पुरातन के लिए प्रयोग किया था। फिर सम, सम यानी कि समान के लिए प्रयोग किया जाता है। समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, ठीक है। फिर इसके बाद सह, सह किसके लिए प्रयोग किया था? साथ के लिए। सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर, तो ठीक है, साथ के लिए कौन सा उपसर्ग लगेगा? सह उपसर्ग लगता है। फिर उपसर्ग के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, तो याद रखिएगा, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जोड़ने वाले शब्दांत हैं, यानी कि उपसर्ग सदैव आगे आता है। और एक चीज प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे आता है। अभी हम प्रत्यय भी पढ़ाएंगे। प्रत्यय कहाँ पे आता है? पीछे आता है सदैव, ठीक है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी कि अलग से नहीं होंगे। यौगिक के यानी कि जो शब्द होगा, शब्द के साथ यौगिक शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक है, रूढ़ शब्द के साथ मिल करके। फिर उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर इनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। फिर एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अभी हमने कई बार देखा है, ठीक है। उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण होता है, जैसे सत्य का असत्य, हिंसा का हिंसा। फिर हिंदी उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत, ठीक है, तत्सम, तद्भव, आगत। फिर उपसर्ग के अर्थ, उपसर्ग के अन्य अर्थ, तो वह पदार्थ जो पदार्थ बनते समय बीच के संयोग से बन जाता है या निकल जाता है, जैसे गुड़ बनाते समय सिरा निकल जाता है, तो वह गुड़ का उपसर्ग है। क्या है? गुड़ का उपसर्ग है। यानी बुरा लक्षण, अपशगुन, उपद्रव या विध्वंस, योगियों की योग साधना के बीच होने वाले विघ्न को उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। विघ्न हरता यानी जो बीच में विघ्न आ रहे हैं उनको हरने वाला, ठीक है, विघ्न हरता। फिर इसके बाद, ठीक है, तो मुनियों पर होने वाले उपसर्गों को विस्तृत विवरण मिलते हैं। जैसे कि आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाएंगे तो वहां पर बहुत से, अभी मैंने बताया ना, विघ्न हरता, जैसे विघ्न हरता, विघ्न हरता किसे बोलते हैं? गणेश जी को। किसको बोलते हैं? गणेश जी को, ठीक है। भगवान गणेश को विघ्न हरता कहा जाता है क्योंकि विघ्नों को हरने वाले। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे आपकी जैन साहित्य की बात करेंगे तो बहुत सारे जैन धर्म के अनुसार साधना में उपसर्गों का होना अनिवार्य है। केवल वे व्यक्ति अपनी साधना में सफल हो सकते हैं जो उक्त सभी उपसर्गों को अविचलित रहकर झेल लेते हैं। हिंदू धर्म कथाओं में भी साधना करने वाले व्यक्तियों को अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु उन्हें उपसर्ग की संख्या यदा कदा ही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से हम उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरह से उपसर्ग आपने पढ़ा, ठीक है, कि उपसर्ग क्या होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कैसे उसको देखते हैं, आपके सुनने का नजरिया क्या है, ठीक है। उपसर्ग यहीं पे समाप्त होता है। संपूर्ण उपसर्ग आपको बता दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग बेहतर ढंग से याद करिए, पहले उपसर्गों को याद करिए, उनके अर्थों को समझिए, तो आपको उपसर्ग पहचानने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने का पैसा नहीं है, लाइक कर देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आपका फ़ायदा ही होना है, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।